हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी क्लास 12 बोर्ड्स की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि डेप्थ में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, कैरियर आपका बनेगा और फ्यूचरिस्टिक जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेई के हों, चाहे वो नीट के हों, चाहे वो सीयूईटी के हों, आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी सिलसिले में आपके हेल्प करने के सिलसिले में मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चला रहा हूं, जिससे पूरी तरीके से आपको हर चीज पता हो जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 2 पर, पार्ट नंबर 2। इसके जो पार्ट हैं वो टोटल 4 पार्ट हैं इस चैप्टर के, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, जिनमें से पहला पार्ट हम लोग कर चुके थे, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप सीरियल वाइज लेक्चर देखते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, पूरी कहानी समझ में आती रहेगी। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 इसका करेंगे, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, जो उससे रिलेटेड बात है। तो ये मैं दिखाता हूं, देखिए चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फुल चैप्टर शेड्यूल। पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, और छोटे मोटे टॉपिक और होंगे तो वो भी इसी के साथ, और बाकी 2 पार्ट इसके बाद और आएंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका अगर उनको पीडीएफ मिल जाए एनोटेशंस के साथ जो मैं लिखता हूं तो उनके लिए हेल्पफुल रहता है। उसका भी बंदोबस्त हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर मैं इसके पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आपको पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी और आप अच्छा कैरियर बना पाएंगे। इसके आगे कुछ बच्चे चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप आता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, जहां वो अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं देता हूं और अच्छे से अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं मिले। तो आप मेरे साथ लाइव क्लासेस अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा बैच। तो ये क्लास 12th फिजिक्स का द्रोणा बैच है और यहां देखिए क्लास 12th मैथ्स का द्रोणा बैच है। तो ये बैचेस चल रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और शाम को मेरे साथ लाइव क्लासेस में पढ़िए, जिससे आपको कोई भी डाउट ना आए और फिजिक्स से आपको प्यार हो जाए, मैथमेटिक्स भी से भी आपको प्यार हो जाए। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं, बात को स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ाई को। तो ये रहा शुरुआत। तो शुरुआत इक्वी पोटेंशियल सरफेस से थी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, इसके नाम में ही इसका अर्थ निहित है। इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल, सरफेस मतलब किसी सरफेस पर। तो किसी भी सरफेस पर अगर हम कोई सरफेस ले लें और यहां पर पोटेंशियल सपोज करिए 10 वोल्ट है, यहां भी 10 वोल्ट है, मतलब हर जगह 10 वोल्ट है, तो ये सरफेस कैसी कहलाएगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिसपे हर जगह सेम पोटेंशियल पाया जाए। ये किसी कंडक्टर की भी सरफेस हो सकती है और स्पेस में भी हो सकती है, जहां कंडक्टर आपको ना दिखे, हवा में भी हो सकती है, वैक्यूम में भी हो सकती है। ठीक, एग्जाम यही यहां लिखा है, एनी सरफेस दैट हैज, ये इसलिए लिखा है कि एग्जामिनेशन में अगर आपको लिखना पड़ जाए तो ये 2 लाइन लिखेंगे तो परफेक्ट मामला बन जाएगा। एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट on it is called an equipotential surface. The surface may be surface of a body, किसी बॉडी की सरफेस हो सकती है या सरफेस में हो सकती है। जो हमारा चार्ज कंडक्टर होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपने कंडक्टर लिया और किसी भी शेप का, और ये कंडक्टर, ये चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर। तो अभी हम देखेंगे कि इसको जब आप चार्ज कर देंगे, सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरीके से आपको चार्ज कंडक्टर मिल जाएगा। इसके हर पॉइंट पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां कहीं पे भी आप बात करें तो आपको पोटेंशियल सेम मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो चार्ज कंडक्टर है उसकी सरफेस हमेशा इक्वी पोटेंशियल रहती है। तो यहां पर अगर पोटेंशियल एग्जाम्पल के तौर पे 5 वोल्ट ले लें तो यहां भी हमको 5 वोल्ट मिलने वाला है बेटा, यहां भी 5 वोल्ट, हर जगह, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में घुस जाए आपके, तो ये हर जगह आपको 5 वोल्ट मिलेगा। हां, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं मिलेगा।
ये रेगुलर शेप नहीं है, वो हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा कि यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा कुछ चीजों पे, आगे पढ़ाई में देखेंगे लेक्चर्स में। लेकिन पोटेंशियल सेम होगा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि ये जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है, तो आपसे पूछा जाता है काफी, तो प्रेम पूर्वक पढ़ लीजिए, बात समझ में आ गई होगी। एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, उन प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए क्या है, यहां फोटो बना हुआ है, इसको तो मैं यही समझा सकता हूं। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपको दिख रहा होगा, किन्हीं भी दो पॉइंट पर आप ए से बी अगर जा रहे हैं, है ना, मैं ए से बी जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं भाई? वर्क डन होगा डब्ल्यू ए बी, अगर ए से बी जा रहे हैं तो जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं, सपोज करिए क्यू नॉट लेके जा रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी VB माइनस VA, यही तो आप निकालेंगे कि आप कितना वर्क किए ए से बी ले जाने में चार्ज को। तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू क्यू वी, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यहां जान रहे हैं कि A और B का पोटेंशियल सेम है, इक्वी पोटेंशियल है क्योंकि, इसलिए हियर VA बराबर VB, क्यों? क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल है, बात पकड़ में आ गई होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले रखी है आपने, इस वजह से ये जो WAB है ये क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू शून्य, क्योंकि दोनों चीज बराबर है, डिफरेंस जीरो हो गया, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, जीरो। तो किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर आप जब चार्ज को मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उस पर कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। जैसे आपको और थोड़ा सा दिमाग में चला जाए, मान लीजिए चार्ज कंडक्टर था जो मैंने बात की थी, ये क्या है, चार्ज कंडक्टर। आपका स्फीयर वगैरह भी पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चार्ज कंडक्टर में ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो कोई चार्ज क्यू नॉट यहां से यहां तक ले गए, ए पॉइंट बी पॉइंट, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बच्चा? ये पहली प्रॉपर्टी थी। तो आप जानते हैं, बहुत प्रेम से आप बोलेंगे सर इसमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, और लॉजिक पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, और मैं इधर समझाता भी रहूंगा, जैसे एक एक चीज हम लोग फाड़ के जबरदस्त तरीके से पकड़ ले जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है, कलर को बदल लिया, कि मान लीजिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ऐसे पकड़ रखी, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पर किसी पॉइंट ए पर सपोज करिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉर्मल नहीं है, हम तो कह रहे हैं नॉर्मल होना चाहिए, होगा, हम ये मानते हैं कि चलो भैया वो नॉर्मल नहीं है, तो इस सरफेस से कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया ई इस डायरेक्शन में। भाई नॉर्मल नहीं है इस सरफेस से, देखिए तो ये नॉर्मल नहीं है, सीधे नहीं निकल रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आप लिख सकते हैं मेरे बच्चों, किधर, एक ले सकते हैं इसके सरफेस के अकॉर्डिंग, जिसे मैं चाहूं तो ई पैरेलल कह देता हूं सरफेस के, और इसी का कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट ले सकते हो, ई की वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब इसके दो कंपोनेंट ले लिए, अब देखिए मामला क्या हुआ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना सरफेस पे, तो अगर किसी पॉइंट को मतलब यहां से यहां तक आप मूव करें, सपोज करिए बी है, ये सी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ अपोजिट आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को इसके विपरीत दिशा में लाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और इन दो पॉइंट के बीच में कुछ बीसी के पॉइंट में वर्क डन निकल आएगा। लेकिन अभी तो आपने चर्चा की है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी पॉइंट से
किसी भी पॉइंट पर जाओ कोई वर्क डन नहीं होता। तो यहां अगर हमें WBC 0 चाहिए, WBC 0 चाहिए, वर्क डन फ्रॉम B to C, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो हमें ये मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं, पहले पॉइंट में देखा था। इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। और कब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कोई चीज जब परपेंडिकुलर होती है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है, अदरवाइज कुछ ना कुछ होगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल क्लैरिटी से मैंने आपको समझा दिया, यही इसको रिपीट करके 2 बार सुन लीजिएगा, बढ़िया शानदार आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तो 2 बातें हमने सीख ली हैं अब तक। एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जावें कोई वर्क डन नहीं होगा। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा नॉर्मल होगी। खैर, एक कदम और आगे बढ़िए, नंबर 3 पकड़ते हैं। ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है और क्यों ऐसा होगा, दोनों बातें हम लोग सीखेंगे। तो मैं यहां कलर बदल लेता हूं। ये तीसरा पॉइंट ये बोलता है, नंबर 3 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, कि जहां पर हमारी ये सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल, अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे है और कहीं पर ऐसे ऐसे है, मतलब ये दूर दूर ये पास पास, डेंसर और ये रेयरर, ऐसा समझे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इसकी पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं सपोज 12 वोल्ट। ये सारी सरफेस पे 12, ये सबका सेम है ये नहीं, एक सरफेस का सेम होता है। यहां लोगे तो 10 ही मिलेगा, लेकिन दूसरी सरफेस पे आ गए तो 12 मिलेगा। इसका कितना हो गया, मान लो 14 हो गया। इसका कितना ले लिया, समझ लीजिए 15 वोल्ट हो गया। और आगे इसी तरीके से, और इसका मान लीजिए 20 वोल्ट है सपोज, इसका 25 वोल्ट है, इसका 30 वोल्ट है, जैसे कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये यही बात बोल रहा है कि जहां जहां इक्विपोटेंशियल आपस में पास पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रांग होता है, और जहां ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होती हैं वहां पर ई डाउन लिख देते हैं, मतलब वीक होता है। बात पकड़ में आएगी। ये सारी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, बार बार नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो काफी चीजें लिखनी पड़ जाएंगी। बात पकड़ में आई? ये बात ही कह रहा है, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर, वीक। ये इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझ लेते हैं। अब ये तो ये बात थी कि इसका मतलब क्या है। आप एक फॉर्मूला जान चुके हैं अभी कि ई, कलर बदल लेता हूं, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये फॉर्मूला हमको पता है। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, dr इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन E फॉर ए गिवन पोटेंशियल, फॉर ए गिवन पोटेंशियल, मतलब dV या पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा dr जो हो जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E के। ये E है, ये है ना, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। अगर dV हमारा कांस्टेंट है, उस दशा में क्या हुआ, dr क्या है, सेपरेशन ही तो होता है dr। तो हमारा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां dr कम है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां dr, इनके बीच का गैप कम है, और जहां E कम है वहां dr ज्यादा है, जहां पर E कम है वहां dr ज्यादा है। कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन, मजा आ जाता है। आप भी देखिए, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इतना बढ़िया लिख देंगे, और कोई भी उसमें क्वेश्चन में घुमाव दिया जाए आप घूमेंगे नहीं। खैर, ये बात आपने पॉइंट नंबर 3 सीख ली है। पॉइंट नंबर 4 पकड़ लेते हैं भाई, वो भी बात खत्म करते हैं। तो यहां पर लिखा है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक बात है, क्यों नहीं कर सकती। तो इसका फिर से कलर बदलना चाहते हैं, और पता नहीं ये कितना, ये तो लाल है शायद, ये ना दिखे,
कोई और कलर, ये पकड़ लेते हैं। चौथे पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं, तो चौथा पॉइंट आराम से हो जाएगा, तो मैं यहां लिखता हूं। चौथे पॉइंट में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज करिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, इसका 10 वोल्ट हमारा पोटेंशियल है, हर जगह 10 वोल्ट मिलेगा। और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका 20 वोल्ट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों हैं। तो इस 10 वोल्ट की वजह से इस पॉइंट P पर अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 10 वोल्ट हम बोलेंगे, क्योंकि ये इस पॉइंट इसके ऊपर पड़ रहा है। और क्योंकि 20 वोल्ट हर जगह इस पे होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट भी इस पे भी पड़ रहा है, तो ये कहेगा 20 वोल्ट होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल हो, नॉट पॉसिबल। इसकी वजह से है कि ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, कर नहीं सकती। करेंगी तो दिक्कत क्या हो जाएगी, एक ही पॉइंट पे दो दो पोटेंशियल निकलेंगे, जो कि एब्सर्ड या नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन दे देंगे आपको। तो ये बात मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाया, और ये प्रॉपर्टीज थी जो आपके सामने है। जो 4 प्रॉपर्टीज थी ये पकड़ के रखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज लिखने को भी आती है, और इसका मतलब क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। खैर एक कदम और आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हो गया, यहां पहुंच गए हम लोग। अब यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में या डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में फोटो डायग्राम बनाने को आ जाता है कि भाई ये फला सिस्टम है चार्ज का, एक चार्ज है, दो चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बनाओ। तो उसके लिए आप थोड़ा देख लीजिए, ध्यान रखिए, मिनटों में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी। समझा मैं आपको देता हूं, तो मैं रेड कलर लेता हूं जिसके ऊपर लिखूं तो काम बने। अब ये देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलती है, ये जो बने हुए हैं ये 2D में सर्कल्स हैं, लेकिन ये क्या है, स्फेरिकल शेप में है, फुटबॉल शेप में। एक फुटबॉल, उसके ऊपर दूसरा फुटबॉल, उसके ऊपर तीसरा फुटबॉल। तो यहां पर क्योंकि ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। तो यहां पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो पोटेंशियल है, रेड कलर चलाना पड़ेगा, मैं यहां बना देता हूं। अगर यहां प्लस चार्ज है तो पहला हम इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम बनावें तो क्योंकि ये पास में R कम है तो सपोज इसको मान लेते हैं 20 वोल्ट, स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल। उसके बाद दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ऐसे बनावेंगे तो इसकी वैल्यू, क्योंकि ये दूर जा रहा है अब तो R बढ़ने से V घटता है, तो इसका सपोज करिए 15 वोल्ट हो गया हर जगह। फिर ये तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी इनफाइनाइट टाइम्स बन जाएंगी, 10 वोल्ट एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हैं ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल शेप में होगी, है ना, स्फेरिकल शेप में, और वो स्फीयर का सेंटर एक ही जगह होगा और बाकी स्फीयर्स इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सेंटर है, तो ऐसे निकाल दीजिए, दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और भी दिशा में निकाल सकते हैं आप, इस तरीके से ये बन गया, क्योंकि ये हर स्फीयर के परपेंडिकुलर जा रहा हो। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उम्मीद है ये बात अच्छी तरीके से पकड़ पाए होंगे। निगेटिव चार्ज होगा तो भी यही इसी तरीके से ये स्फीयर बनेंगे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर को ले जानी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इसलिए पहले 20 वोल्ट था, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो इस डायरेक्शन में। जब निगेटिव रख देंगे तो ऐसे हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, आप जानते हैं, क्योंकि पास में पोटेंशियल निगेटिव ज्यादा रहेगा तो दूर पर कम रहेगा। तो ये आप सिस्टम समझ पाए, एग्जाम में ये आ जाता है तो संभाल लीजिएगा। आगे बात करते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ चार्ज की। तो यहां पर देखिए, यहां पे मैं बनाने की जगह इसी में समझाऊंगा क्योंकि इसमें नाटक थोड़ा ज्यादा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट ले रहे हैं। अगर Q एक है तो दूसरा माइनस Q है। तो यहां पर देखिएगा, ये अगर प्लस Q है
तो बेटा ये माइनस क्यू है, इक्वल है एंड अपोजिट है। यहां पर देखिए जो डॉटेड लाइनें हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से दिखाई जा रही हैं। ध्यान ये रखिएगा कि ये जो आपको स्फीयर बने हुए हैं, ये ऐसे सर्किल नहीं, सर्किल तो बनाना पड़ रहा 2D पे मजबूरी है, स्फीयर नहीं बना पाएंगे। तो ये जो चार्ज है ना, ये उसके सेंटर पर नहीं है, खिसका हुआ है सेंटर से। देखिए ये गोला देखिए बाहर वाला, तो बाहर वाले का सेंटर तो यहां कहीं आएगा, ये यहां पड़ा हुआ है। क्योंकि जहां पर अभी हमने देखा था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस काफी करीब करीब होती हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए पास पास है ना। और यहां पर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर हो जाएंगी। तो ये सरफेस देखिए ये दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो गोले आप बनाएंगे डायग्राम में, इसमें प्लस वाला इस तरफ शिफ्टेड, माइनस वाला थोड़ा इस तरफ शिफ्टेड, और गोले उस तरफ बड़े होंगे, इधर पास पास होंगे। ध्यान आपको मैंने दिलवा दिया है, ये सेंटर पर नहीं है, इसके ध्यान रखिएगा। सारे सर्किल जो बना रहे हैं डायग्राम के तौर पर, उसके सेंटर पर नहीं, खिसका हुआ है, अंदर की तरफ है, क्योंकि अंदर अट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में तगड़ा मिलता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पास पास आ जाएंगी। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हम दूसरा चार्ज लेंगे कि प्लस क्यू हो, यहां प्लस क्यू दोनों हो, तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे मिलेगी, थोड़ा इससे बदल जाएगा। ये रहा अगला डायग्राम। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर ये प्लस क्यू है तो ये भी बच्चों प्लस क्यू है। अच्छा यहां पर ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये तो हम समझी गए परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बनाना हमको आता है तो बना लिया होगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से। यहां बात करते हैं एक प्लस है एक माइनस क्यू, एक दोनों प्लस है। दोनों प्लस में हम जानते हैं कि एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक मिलता है। तो यहां पर जो गोले बनाएंगे आप, ये थोड़े दूर दूर बनाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में दूर दूर होती हैं। और यहां पर इससे इस तरफ पास में देखेंगे तो ये पास जैसे से दूर जाएंगे बढ़ेगा, लेकिन इसके नजदीक में देखिए ये गोले, ये जो शेप बनाया सर्कुलर शेप, वो पास पास है, यहां भी पास पास है। यहां भी ये इन गोलों के सेंटर पर नहीं है, इस तरफ बाहर की तरफ शिफ्ट है। और पिछले वाला प्लस क्यू माइनस क्यू में अंदर की तरफ शिफ्ट है। बनाते वक्त ध्यान रखेंगे तो डायग्राम अच्छा बनेगा। बाहर की तरफ शिफ्ट है रिपल्शन, वहां पर अंदर की तरफ शिफ्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्ट्रांग है, यहां स्ट्रांग है, बीच में वीक है। और इस तरह का ये जो डायग्राम है वो प्लस प्लस चार्ज के बीच में बनने वाला ये डॉटेड लाइन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो कर रही है। और बेटा यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते ही हैं प्लस प्लस में कैसे निकलती हैं, वो यहां पर बनाया जा सकता है। अगला डायग्राम देख लेते हैं जो आपके कोर्स में नॉर्मली ये सब आते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइंस खींचते हैं और इक्वली स्पेस्ड होती हैं, उनके पीछे गैप सेम रखते हैं। तो साहब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से दिखाया है, आपको दिख रहा होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगी, ये देखिए एक तरह से रेक्टेंगुलर पैरेलल सरफेसेस हैं ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, तो एक ऐसी सरफेस, उसके पीछे ऐसी इनफाइनाइट सरफेसेस मिलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 परपेंडिकुलर बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कहीं हमें कोई पोटेंशियल सरफेस ऐसी दी जाए, देखिए आपको दिखाता हूं जैसे दिमाग और काम करे आपका। ये मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ठीक। अब आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जानते हैं आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे बना दूं या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दूं, E1 E2 E लिख देते हैं। भाई आखिर कौन सी दिशा में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, दोनों तो परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए क्या खेल हम देखते हैं, हम
हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कम से कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल गिरता है, तो यहां पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जिधर पोटेंशियल गिरे, कम हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका कैसे बन गया साहब? ऐसे बन गया। यहां से यहां बढ़े तो 20 से 10 हो गया। ये परपेंडिकुलर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। फोटो बहुत शानदार ऐसी नहीं बनी है, लेकिन बात पकड़ पा रहे होंगे। इसको यहां रोक के अंदर खींच लेना चाहिए था। इसको मिटाने में दिक्कत होगी ऐसा लगता है, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये मैं यहां से बनाऊं तो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आई और ऐसे आई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। तो ये परपेंडिकुलर हैं, ऐसे ही आप बना सकते हैं। यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर निकल गई। ये सिचुएशन होगी, इधर नहीं बनेगी क्योंकि यहां पोटेंशियल बढ़ रहा है। ऐसे बात को पकड़ लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको मिला के अपने भेजे में रखिए और मजा लीजिए। ठीक है, मेरी बात आप समझ पाए होंगे। तो कैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है आप बात पकड़ पाए। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हम ये जानते हैं कि इसका पोटेंशियल एग्जाम्पल के तौर पर अगर 20 वोल्ट है तो एग्जाम्पल के तौर पे इससे कम ही होगा 15 वोल्ट, इससे कम ये होगा जो कि 10 वोल्ट कह सकते हैं समझाने के लिए। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इधर होता तो इसका ज्यादा, इसका कम, इसका कम। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr से यही प्राप्त होता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस दिशा में पोटेंशियल गिरता है। ठीक है, बड़ी सुंदर बात है। अब सवाल ये होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने धुआंधार चर्चा कर ली, आखिर इससे हमें फायदा क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो देख लेते हैं। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या जानकारी हमको मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही जान सकते हैं। एक और तरीका हमें मिल गया इक्विपोटेंशियल से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे लिए क्या फायदा करती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। ये एडवांटेज है हमको। कैसे ये चीज है? यही चीज इसमें लिखी हुई है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रेगुलर इंटरवल्स पे, सपोज करिए 2 सेंटीमीटर पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, जैसे मैं बना के दिखाऊं, आप एकदम मजा आ जाएगा आपको। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है और उस हमें दिख नहीं रही इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें दे दी गई। सपोज करिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके बीच 2 सेंटीमीटर पर या 5 सेंटीमीटर पर कोई दूसरी है, ये समझ लीजिए तीसरी है, ऐसे ऐसे है ना। ये 2 सेंटीमीटर पे बनाई है और यहां 2 सेंटीमीटर पे यहां आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कई सारी मिल रही है। ये शायद डायग्राम कितना अच्छा ये देखिए, समझ पा रहे हैं ना। यहां ये इक्विपोटेंशियल सरफेस काफी पास पास हैं, ऐसे बना हुआ है, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये हमको पता है। और हमें परपेंडिकुलर होगा तो फिर वही कि 90 इधर बनाओ कि इधर बनाओ, तो वही देखना पड़ेगा कि इसका पोटेंशियल अगर 10 है, 5 वोल्ट है और 3 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनाओगे? इसके परपेंडिकुलर खींच खांच लीजिएगा जैसे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मिल गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हर के, और साथ में डायरेक्शन 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट से। और ये तो यूनिफॉर्म दिखा रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा कि जहां पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज मिलेंगी, पास पास, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जहां पे दूर दूर मिलेंगी वहां मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होगा, ई का। ये हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया, यहां ज्यादा, ये तो खैर यूनिफॉर्म टाइप का बना दिया था। कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हैं
वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। इससे मैग्नीट्यूड पता किया, डायरेक्शन 90 डिग्री होगा और इधर 90 होगा या इधर 90 होगा, उसकी चर्चा पोटेंशियल से पकड़ ली, गिरते हुए पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बाद में काफी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है जो मैंने पूरी समझा दी, और यही लिखी है, ये ऐसे शब्दों में लिखी है कि एग्जाम में लिखेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग शब्द मिलेंगे। पूरी तरह समझा मैं दे रहा हूं, कई बच्चे अपने शब्द में लिखने में परेशानी फील करते हैं, इसलिए इधर ये नोट्स के तौर पे मिल जाता है, वरना अगर अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। डेफिनेशन तो याद ही कर लीजिएगा, बाकी चर्चाएं तो चलती ही रहेंगी। अब इसी में दूसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल सरफेस खत्म हो गया, अब हमारी चर्चा शुरू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी पोजीशंस की वजह से, कहां कहां अरेंजमेंट उनका है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोजीशंस ऑफ देयर पोजीशंस वी विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। कहने का तात्पर्य क्या है यह भी मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम किसी भी चार्ज को जब लाते हैं तो ये मानते हैं कि उसको इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो हम इनफाइनाइट से Q1 चार्ज यहां लेके आए इस पोजीशन पे, जो कि हम P कह देते हैं, ए बी पी कुछ कह दो। आप जानते हैं कि रास्ता कोई पकड़े, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही लेना देना उसका होता है, रास्ता कोई हो। ठीक है, और आपको एक चीज और याद दिला दूं कि इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हम शून्य लेते हैं, तो V इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। अब हम जब दूसरा ये यहां जब पहुंचा तो यहां हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा Q1 लाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, हमें किसी के खिलाफ तो काम करना नहीं पड़ा, यहां तो सन्नाटा था, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम Q1 को इंफिनिटी से पकड़े हैं और प्यार से जहां मन चाहे वहां लाके बिठा दिए हैं। लेकिन अब जब हम Q2 चार्ज लेके चलेंगे, यहां से Q2 लेके चले, तो Q2 को जब हम बैठाएंगे लाके Q पॉइंट पर, Q की जगह मैं B पॉइंट लिख रहा हूं, तो उस समय हमको इसके खिलाफ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं समझने के लिए, Q1 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, तो जब उसके खिलाफ आप काम करेंगे, भाई रिपल्शन का फोर्स जब ये पास ला रहे होगे तो ये रिपल्शन लग रहा होगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो यहां लाके बी पॉइंट पर, इस पॉइंट को ए बोल दो, ए भी अच्छा लगता है, आप बी पॉइंट पर बैठा पाएंगे। इसका मतलब है Q2 जो चार्ज था, ये हमारा Q2 है, उसको लाने में काम करना पड़ा। अब ये अरेंजमेंट हो गया ए बी, अब इस ए बी को बनाने में, इस अरेंजमेंट को बनाने में कितना काम करना पड़ा, जितना हम इसको यहां से यहां लेके आए। अब इसका डेरिवेशन भी देंगे, तो वही वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यही देखिए यहां लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling का मतलब समझते हो, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, the charges at their locations by bringing them in from infinity में लाने में। तो ये दो चार्ज का सिंपल एग्जांपल था। अगर कहीं पे तीन चार्ज आप ऐसे बैठा रहे हैं, भी हम देखेंगे, ये ए बी सी ले लो और Q1 Q2 और Q3, तो इनको इंफिनिटी से ला के जो हम बैठाए हैं उसको लाने में कितना वर्क डन किए, वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। जो हम वर्क डन करते हैं वही उसकी जो पूरा असेंबलिंग है, जो इसका अरेंजमेंट है, उसके फॉर्म में ये सेव हो जाती है, वही निकालना रहता है हमको। तो जल्दी से हम चलेंगे, अब हम ये देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने सीख ली, अब हम निकालेंगे ये दो चार्ज को जब हम असेंबल करते हैं उसकी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो आइए देख लेते हैं फटाफट
यहां पर ये देखिए इतनी होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई है ये मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान रखिएगा, लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। यहीं पे समझा देता हूं, मेरे ख्याल से जहां काफी स्पेस है हो जाएगा इसी डायग्राम की मदद लेते हुए। देखिए जब हम Q1 लेके आए थे यहां पर, तो पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था, तो हमें जो वर्क डन है पॉइंट 1 को लाने में कितना करना पड़ा, काम 0, क्योंकि यहां पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो Q1 को लाने में भी काम करना पड़ेगा, वो भी केस देखेंगे हम। यहां पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो Q1 को लेके आए सन्नाटे में, प्लस चार्ज को तो प्रेम पूर्वक लगा दिया। अब हम जब इस Q2 को लाते हैं, जैसा मैंने समझाया, तो ये Q1 इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो हमें इसके खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा, यानी W2 की वैल्यू कुछ आएगी। अच्छा, W2 की वैल्यू निकालने के लिए हम जुगाड़ क्या लगाएंगे कि W2 के लिए हम लिख देंगे पोटेंशियल यहां पर जो इसकी वजह से बन रहा है, और चार्ज Q2 लाने में डेल्टा P लिख दिया, पॉइंट P2 पर जो पोटेंशियल बन रहा है। W इक्वल टू QV फॉर्मूला होता है, तो इसको लाने में वर्क डन कितना, Q यानी Q2, और इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल बन रहा है डेल्टा P2, वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ये देख लेता हूं कि ड्यू टू Q1 चार्ज इस P2 पे पोटेंशियल क्या है, तो यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझिएगा, ड्यू टू चार्ज Q1 at a point P2 at distance, बीच का डिस्टेंस R12 लिखा है तो R12 लिख देते हैं यहां पर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट ए पॉइंट P2 एट द डिस्टेंस R12, बढ़िया। ये पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, इसको मैं V2 लिख देता हूं, इसकी वजह से बन रहा है, कुछ भी दे दो, कई लोग V1 भी लिखते हैं, V2 लिख दूं या V1 ही लिख देता हूं, जिससे 1 से बनने वाला निकल आए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 फॉर्मूला होता है। ये V1 का मतलब यहां पोटेंशियल नहीं है, यहां पोटेंशियल इसकी वजह से, ये V1 को यहां ना समझ लेना यहां होने वाला पोटेंशियल। V1 का मतलब है इसने जो बनाया है यहां पर V2, बात पकड़ में आई। इसको मैं V2 ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो V2 का मतलब यहां पर इसके द्वारा बनाया गया पोटेंशियल। अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। तो वर्क डन W2 क्या हुआ, यहां पर V इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो V इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो बात को आगे ले जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, Q2 इंटू डेल्टा V P2। तो Q2 लिखा बेटा, डेल्टा P2 का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट से P2 पर लाए हो तो V2 माइनस 0 यानी V इनफाइनाइट। मैं एक और कदम लिख देता हूं, तो ये वैल्यू क्या हो गई, Q2 V2 माइनस 0, ये इनफाइनाइट है, V इनफाइनाइट 0 होता है, V इनफाइनाइट 0 होता है। तो ये वैल्यू हो गई Q2 V2। अब Q2 V2 का क्या फॉर्मूला बना, जल्दी से देख लेते हैं। Q2 तो Q2 होता है, V2 ऊपर से लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। ये हमारा वर्क डन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो टोटल वर्क डन क्या रहा, एक कदम और, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन W का मतलब है W1 प्लस W2। W1 था 0, W2 हमारा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और यही हमारी क्या होगी, जो हम वर्क डन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। यही हमारा आ गया। तो आप देख पाए होंगे कि किस तरह से क्या मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का। इस अरेंजमेंट को बनाने में हमें जितना काम करना पड़ा इस चार्जेस को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, वही
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। एक्सक्यूज मी। तो ये मामला यहां पर बन जाता है, जो आप समझ पाए होंगे। दिखा देता हूं, फिर एक कदम और बढ़ाऊंगा जहां पर 3.3 चार्जेस को लाके हम बनाएंगे। इसी तरह आप बाकी चार्जेस का समझ सकते हैं। तो यहां पर इसको मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा, ये आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप नोट कर लें बेटा, और मैं अब ऊपर कर देता हूं। ये कहानी यहां खत्म हो जाती है। तो 3 पॉइंट के लिए लेके चलिए, ये 3 पॉइंट सिस्टम है, इसको अगली स्लाइड में करके दिखाएंगे जिससे कि आप साफ सुथरे ढंग से देखें। तो एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, 2 लाए थे, यहाँ 3 लेके आए हैं। तो इन तीनों को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा है वो ये होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का बनता है 1/4πε0 तो कॉमन आ जाता है, फिर इनके पेयर बनते हैं, जोड़े। जितने भी जोड़े बन सकते हैं, देखिए Q1 Q2, Q1 Q3, Q2 Q3, इसमें 3 ही जोड़े थे, बन सकते थे। तो वो उनका पेयर बना लेते हैं, और डिस्टेंस 1 2 है तो 1 2 नीचे, यानी 1 और 2 के बीच का, 1 से 2 का डिस्टेंस। फिर ये 1 3 है तो 1 3 इसके बीच का 1 3, फिर 2 3 है तो 2 3 R2 3 इसके बीच का 2 से 3। ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है। मैं इसका डेरिवेशन दिखाता हूं, और एक आइडिया और दे दूंगा कि अगर 4 पॉइंट आ जाएं तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, या n आ जाएं तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे। बात पकड़ में आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा समझ पाए, 1/4πε0, क्योंकि ये वैक्यूम में था या हवा में है, और सबकी पेयर बना लो चार्जेस का, और उसी हिसाब से उससे R12 R13 R23 डिवाइड करो। फाइनल फार्मूला कैसे आया, उसका डेरिवेशन वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, इंफिनिटी से सबको लाना है बेटा। तो जब हम इंफिनिटी से पहला चार्ज लेके आते हैं, जो कि पॉइंट ए ले लेते हैं, और यहां Q1 लेके आए हैं, हमको मालूम था, इसका डायग्राम नहीं बना रहे हैं, इसको लाने में कोई वर्क डन हमको नहीं करना पड़ा। बात समझ में आ गई। तो मैं यहां लिख देता हूं W1 इज इक्वल टू 0, ये हम समझ चुके थे। अब आप दूसरा चार्ज लेके आते हैं बी पॉइंट पर, Q2 यहां से लेके आए हैं, यहां बैठाया है, यहां चार्ज की वैल्यू है Q2, और V इनफाइनाइट सब में 0 होता है, ये हम जानते हैं। और ये डिस्टेंस 1 से 2 है, तो इसको 1 2 लिख लेते हैं। 1 2 डिस्टेंस पर Q2 लेके आए हैं। अभी हमने पीछे देखा था फॉर्मूला कि 2 पॉइंट को असेंबल करने में कितना वर्क डन लगा था W2, वो पीछे वाले फॉर्मूले से अगर लिखें तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अभी जो फॉर्मूला डराइव किया है कि ये इसके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, रिपल्शन होगा, आपको काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, ये इस फॉर्मूले से लिखा है, ये जो अभी डराइव किया था। बढ़िया। अब जब तीसरा चार्ज आप लेके चलेंगे, इस किसी पॉइंट पर ए बी सी ले लेते हैं, यहां से आप इसको लेके चले, यहां से डिस्टेंस इसका क्या है R13, और ये Q3 चार्ज यहां लगाए हुए हैं, और ये इधर से ले लिया R23, ये डिस्टेंस है। इसको लेके चले, तो जब Q3 लेके चलेंगे तो हमें 2 लोगों के खिलाफ काम करना पड़ेगा। एक ये रिपल्शन लगा रहा है इसके अगेंस्ट में, एक ये भी तो रिपल्शन, सब पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो ये Q2 भी तो यहाँ पे धक्का लगाएगा, नहीं चाहिए तुम मत आओ, लेकिन इसको लाएंगे। तो ये जो हम वर्क डन करेंगे, इसके खिलाफ भी करेंगे, इसके खिलाफ भी हम जोर लगाने में करेंगे। तो जो W3 जो होगा, वहां पर 2 एक्सप्रेशन हमारे साथ आ जाएंगे। तो क्या होगा, देखिए W3 अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एट पॉइंट सी था ऊपर वाला, Q इंटू डेल्टा वी लगा रहा हूं। तो डेल्टा वी मतलब क्या, पोटेंशियल कितना है इसके द्वारा जो बन रहा है यहां, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू Q1 एंड Q2, और इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे चार्ज Q3 से। भाई यही तो होगा, ये डेल्टा वी हो गया, ये Q हो गया, Q इंटू डेल्टा वी, ठीक। और V निकालने के लिए ये जितना पोटेंशियल, ये जितना पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म, वो डेल्टा वी आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। तो यहां पर इन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 जो बनाएगा वो है Q1/R13, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R23, ये दोनों का पोटेंशियल जोड़ दिया क्योंकि जुड़ना था पोटेंशियल V1 प्लस V2, और साथ में चार्ज हमारा Q3 है। इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो Q1 Q3 R13 और साथ में Q2 Q3 R23, ये देखिए हमारा W3 चार्ज आ गया, W3 वर्क डन आ गया। तो टोटल वर्क डन बेटा क्या रहा, W1 प्लस W2 प्लस W3, टोटल वर्क डन। इन इसको और इसको हम ऐड कर देंगे, तीनों को जब आपने ऐड किया तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 वाला, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर जा चुका था, तो इसको लिख सकते हैं Q1 Q3 और Q2 Q3/R23। बस अब ये जो वर्क डन किया है यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये एक डेरिवेशन टाइप है और आपको लॉजिक भी क्लियर होता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मतलब क्या है और कैसे निकालते हैं। तो ये बात डेरिवेशन था, और यहां पर जो मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला रहता है, यही फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने पीछे किया है। अब आपको कभी कभी सवाल चार के आते हैं तो चार का डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, सवाल लगाते वक्त आपको जरूरत पड़ती है, तो दिखा देता हूं वो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आप कोई चार्ज आप लेके आते हैं, ऐसे लिखा, यहां पर Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। ये कोई स्क्वायर नहीं है, सब डिस्टेंस अलग अलग टाइप की है, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, कुछ भी हो तो एक क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल टाइप है। तो यहां पर ये डिस्टेंस R12 लिख देता हूं, यहां से यहां R23 लिख देता हूं, यहां से यहां R34 लिख देता हूं, यहां से यहां R14 लिख देता हूं। ये अपने हिसाब से आप लिख लीजिए, मतलब डिस्टेंस को नोटिफाई कर दिया। इसका अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमको चाहिए तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे वो दिखा देता हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जितना टोटल वर्क डन होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन, ये वैक्यूम में या हवा में काम चल रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप पेयर बनाएंगे, जोड़े, तो Q1 से शुरू करते हैं, तो Q1 का जोड़ा Q2 से, Q1 का जोड़ा Q3 से, Q1 का जोड़ा Q4 से, तो Q1 Q2 डिस्टेंस कितना रहा R12, फिर Q1 का Q3 से डिस्टेंस R13, फिर Q1 का Q4 से पेयर R14। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब इसके बाद Q1 से जोड़े बन गए, अब आप Q2 से बनाइए जोड़े, तो Q2 का Q3 से, फिर Q2 का Q4 से, सारे पेयर होने चाहिए। अब ये Q2 का Q1 से बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि Q1 Q2 ऑलरेडी बना है, Q1 इंटू Q2 हो या Q2 इंटू Q1 हो, बात तो बराबर रहती। Q2 निपट गया। अब आ जाइए Q3 से बनाइए, तो Q3 से बनाया Q4, अब Q3 से Q1 बनाने की आवश्यकता नहीं, 1/3 बना है और लास्ट वाला Q2 भी बना है, तो आपके ये 6 पेयर बन जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे वो यहां पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी 11th में जो पढ़े लगा सकते हैं। 4C2, 4C2 का मतलब क्या, मैं बायो वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, बायो वालों के लिए भी है, ये भी सही है बिल्कुल, अगर वो देखना चाहें कितने पेयर बन रहे हैं, तो 4C2 का मतलब है 4 चीजों में से 2-2 के पेयर कितने होंगे, तो वो आपको आ जाएगा। उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि बायो वाले बच्चे भी देख रहे होंगे। तो आप ये बात समझ पाए ना, आपको जोड़े बनाने हैं सारे यूनिक, वो जोड़े बन गए और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी।
मोटे तौर पे जो आपके यहाँ आता है, या दो सिस्टम आएगा, दो चार्जेस या तीन चार्जेस या चार चार्जेस। तो दो के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा था, एक फॉर्मूला था सिंपल सा, दो के लिए भी फॉर्मूला, तीन के लिए भी फॉर्मूला डिराइव कर दिया, तीन पेयर थे उसके अंदर, और चार के लिए 6 पेयर हैं। इससे बड़ा नॉर्मली नहीं आता है, आएगा तो उसमें कुछ जुगाड़ हो जाएगा। ठीक, बात समझ के रखिए कैसे। तो 6 पेयर तक ये मामला जाएगा, इसलिए बताया कि आप कहीं भ्रमित ना हो। ऐसे अगर कॉम्बिनेशन आपके n चार्जेस के हों, 10 20 30, तो एक फॉर्मूला सा लिख देते हैं समेशन का। तो वो है समेशन मतलब सिग्मा, जोड़ना, 1/4πε0 सिग्मा समेशन ऑल पेयर्स, सभी जोड़ा, Q1 QJ अपॉन R1J। इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले को अभी आप चाहें तो इग्नोर कर दें, है सही, लेकिन समझाने में वक्त जाया होगा और आपके काम नहीं आएगा। ये है ना कि डबल समेशन है, तो ये 1/2 कैसे आया है इसको समझाने में, तो उसको मैं इग्नोर करता हूं। अभी यही चीज पकड़ लीजिए कि ये क्या मामला है जो हम लोगों ने किया है। सभी पेयर्स बनाए IJ के और RIJ से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का काम बन जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि अभी तक तो हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें जब हम पहला चार्ज लाते थे, जब हम पहला चार्ज इनफाइनाइट से लाते थे किसी पॉइंट A पर Q1, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था, पहले सन्नाटा था क्यों था? तो इसको लाने में कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब सवाल यह है, क्योंकि कोर्स में है, अगर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, कहीं सोर्स चार्ज पड़ा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बैठा हुआ है, मेरा राजा, मेरा क्षेत्र है, तो उसमें जब Q1 को लाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। उस घटना की, उस इवेंट की, उस कंडीशन की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं ये कहानी। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, कलर में बदल लूं, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड कहने का यही मतलब है कि जब आप सिंगल चार्ज को ला रहे हैं तो वहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो यहां पर देखिए लिखा क्या है कि जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पोटेंशियल के बराबर ही हो जाती है, V = W/Q। तो पोटेंशियल का मतलब है U/Q हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है मैं आपको अगली स्लाइड में समझा देता हूं। देखिए क्या है, यहां इंफिनिटी है और यहां कोई सोर्स चार्ज है, कहीं दूर रखा है, पॉजिटिव ले लेते हैं, चलिए बड़ा सा प्लस। इसकी वजह से यहां जब आप A पर इसको लाते हैं तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से ये कहीं है कोने में, बहुत दूर कहीं बना रहा, अपना क्षेत्र बना रखा है। तो इसको जब लाएंगे Q1 चार्ज समझ लीजिए, या Q चार्ज, तो Q चार्ज को लाएंगे तो इसकी वजह से यहां रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू सर्टेन वर्क। तो यहां पे सन्नाटा नहीं है, जो वर्क डन आप करेंगे उसको वहां से यहां लाने में, वही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहां से यहां तक लाने में क्या करेंगे, आप लिखते हैं कितना है, V = W/Q, ये फॉर्मूला लिखते हैं। Q को लेके आ रहे हैं, W निकालने की कोशिश अगर हम करें तो यहां का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, ये यहां पे पोटेंशियल मान लो VA है, इसकी वजह से, ये सोर्स चार्ज की वजह से, और V इंफिनिटी तो हम कई बार बता चुके हैं 0 है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो VA ही होगा, वो तो शून्य चलता है। तो यहां पर आप W निकालोगे तो W क्या लिखोगे, Q × ΔV, या सिंपली Q × V। V का मतलब VA से है, V का मतलब VA से है। बात पकड़ में आ रही है? बस अब ये जो W है वही आपका क्या है, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज दी U, पोटेंशियल एनर्जी of single charge in an external field, potential energy U is equal to Q into V। यहां से एक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी निकाल लेते। क्या फॉर्मूला निकलता है बेटा,
अगर मैं V लिखूं तो इसको U अपॉन Q भी कह सकते हैं। इसकी एक नई डेफिनेशन दे देते हैं यहां से, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। वो अब स्लाइड दिखा देता हूं, बात पकड़ में आ गई होगी क्या किया है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू वी, और उससे V को हम डिफाइन कर देते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही उसका पोटेंशियल कहलाता है। ये अभी पीछे मैं दिखा देता हूं जिससे बात पूरी पकड़ में आपके आ जाए। तो देखिए लिखा है कि बाय डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला बना था ये हम लोगों ने डेराइव किया था। तो यहां पर डेफिनेशन अगर कहोगे तो V क्या हो जाएगा, U अपॉन Q। तो बाय डेफिनेशन V एट ए पॉइंट P इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Q को 1 कर दिया है, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। Thus the work done in bringing a charge Q from infinity to the point P will be QV, W इक्वल टू QV जो मैंने समझाया, और V हो गया U बाई Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसकी डेफिनेशन है, एक नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये Q1 कर दिया है एट दैट पॉइंट। बात समझ में आ गई होगी। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी सिंगल पॉइंट चार्ज को लेके आते हैं तो जो वर्क डन होता है या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो Q इंटू वी होती है, और उसी का सहारा लेकर यहां पर पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को कह लीजिए, पोटेंशियल को डिफाइन कर देते हैं कि किसी पॉइंट P पर जहां पर ला रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वही उसकी पोटेंशियल हो जाएगा, या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही उस V के बराबर होता है। खैर ये बात समझ गए होंगे। एक थोड़ा और आपको अंदाजा देते हैं, जहां पर दो चार्जेस को आप ला रहे हैं, अभी तो सिंगल चार्ज था, उसका भी आइडिया ले लीजिए, बुक में है तो काहे छोड़ा जाए। तो उसकी चर्चा कर लेते हैं, यहां पर डायग्राम, इसको अंदाजा ले लेते हैं कैसे करना है, बाकी हम लोग समझ तो लेंगे ही। तो यहां पर देखिए क्या है, ये सोर्स चार्ज है, मैं अलग ही स्लाइड में कर देता हूं, फिर ये आपको अंदाजा यहां पर प्राप्त हो जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पर देखिए कहीं कोई सोर्स चार्ज रखा था, ऐसे प्लस दिखा देते हैं, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, कहीं दूर पड़ा है, इस पूरे क्षेत्र में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो आप इंफिनिटी से, वी इंफिनिटी हमेशा 0 लेते हैं हम लोग, पहले हम कोई चार्ज लाते हैं, समझ करिए यहां Q1 पॉइंट A कह दीजिए, और यहां से आप Q1 लेके आते हैं, और इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल था वो साहब था V1। और दूसरा एक और चार्ज हम लेके आते हैं जो इससे R डिस्टेंस पर है, ये R डिस्टेंस लिख देते हैं, और यहां पर पॉइंट B पर हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं Q2। यहां पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो V2 है। अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो V1 V2 हमने लिखा है इसमें थोड़ी चर्चा भी हमको करनी पड़ सकती है। जब आप Q1 को लेके आ रहे हैं तो Q1 को जब लेके आएंगे तो इससे बनने वाला जो पोटेंशियल है V1, वही Q1 इंटू V1 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन, यानी W1 के लिए वर्क डन। तो W1 हमारा कितना हो गया, इस चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ा, Q1 लिख देते हैं, और यहां पर मैं V1 लिख देता हूं, इसकी वजह से जो बना है। कोई R1 डिस्टेंस, यहां से R1 डिस्टेंस ले सकते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। तो ये हो गया Q1 इंटू V1, ये W1 हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा ना, ये आपका ड्यू टू सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल नहीं है, सोर्स चार्ज, समझना मेरी बात, ये भी ड्यू टू सोर्स चार्ज। ये अब जब हम W2 की घटना घटाएंगे कि W2 निकालना चाहते हैं, तो वहां पर देखिए क्या होगा, एक तो इसकी वजह से पोटेंशियल बन रहा है V2 यहां पर, तो एक काम करना पड़ेगा Q2 इंटू V2, बहुत बढ़िया,
समझ गए? लेकिन ये भी तो मौजूद है भाई, हम भी तो हैं, हम भी तो कुछ करेंगे। इस वजह से ये भी यहां पर कुछ पोटेंशियल बनावेगा। या अब हम इसको समझ लेते हैं, इसका हमने जोड़ दिया तो इन दोनों, इसकी वजह से जो यहां पर वर्क डन करना पड़ा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का, वो हम पहले निकाल चुके हैं। उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, और इसको R12 अगर लिख दें तो R12। बात समझे ना आप? इसकी वजह से बनने वाला ये आ गया मामला, और ये जो इसको रिपल्शन दे रहा था, वो जो वर्क डन हमने पीछे डेराइव किया था, वही फॉर्मूला लिख दिया। इससे यहां जो पोटेंशियल बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, और Q2 को ला रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पीछे जो डेरिवेशन किया गया है। यानी टोटल जो वर्क डन यहां रहा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलेंगे, वो W1 प्लस W2 है। यानी Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 R12, ये 4 है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड था, इसलिए Q1 और Q जब लाए हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ा है, Q2 को लाए हैं तो दो वर्क डन करना पड़ा है, एक इस सोर्स चार्ज के खिलाफ, और एक जो भाई साहब यहां मौजूद हो गए थे, इन्होंने अपना घर बसा लिया था, कहा मेरे पास ना रहो, तो ये भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। दोनों चीज का जोड़ के कार्यक्रम बनता है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे एक्सटर्नल फील्ड में कितना चार्ज, कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वो आपको बता दिया मैंने। ये एक्सटर्नल फील्ड वाली कहानी थी। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। एकदम क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में देने की कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड्स में तो 100 में 100 आए, और जो आगे जो आप एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे CUET हो, सब में आप फाड़ के आए। तो ये बात आप पकड़ लिए होंगे। आगे चलिए कुछ और पकड़ते हैं। इसकी यूनिट आ जाएगी, देखिए, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो नॉर्मली एटॉमिक फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी यूनिट नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक फिजिक्स। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? कूलाम में रिलेशन या एनर्जी है जूल में रिलेशन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये अगर दो प्लेट हैं जिनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो यहां से यहां जब आप बढ़ेंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी या तो हमें पॉजिटिव है तो मिल रही है, या नेगेटिव चार्ज है तो घट रही है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या घटती है 1 वोल्ट मूव करने पर, वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इसकी डेफिनेशन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होगी? जब हम बाय 1 इलेक्ट्रॉन को, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, उसको एक प्लेट से दूसरी प्लेट ले जाएंगे, तो या तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी या घट जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा दो प्लेट्स के बीच का डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो। ये मामला खत्म होता है। अब अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, बड़ा, क्योंकि हम लोग फंडा और कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं आने वाली। तो यहां पर देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें एक डायपोल है, प्लस इधर माइनस इधर, इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ ये दिख रहा है, देखिए आपको, बीच का डिस्टेंस 2a है। अब आप जानते हैं कि जो डायपोल है इस पे प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगा और माइनस की दिशा में इधर फोर्स लगा, तो इस वजह से एक टॉर्क डेवलप हो जाता है जो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करता है। अगर आप किसी Q1 पोजीशन पर हैं और बाद में इसको घुमाकर Q2 पोजीशन पे लाते हैं, तो कितना आपका पोटेंशियल एनर्जी या कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। उसका फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। कैसे निकला अभी निकाल देते हैं डेरिवेशन।
अब थीटा वन था इनिशियल उसकी पोजीशन, और थीटा टू तक आप मोड़ मार के उसको लाए। बात समझ गए। अब इसी में अगर आप थीटा वन को 90 डिग्री कर दें, यानी पहले जो डायपोल था ऐसे रखा हुआ है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री। डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा वन हो जाएगा इस केस में 90, और थीटा टू वो है जहां तक आप उसको अगेंस्ट द टॉर्क, टॉर्क इधर ले जा रहा है तो थीटा टू आपने ऐसे घुमा दिया, ये जीरो पर है, टॉर्क ऐसे घुमाना चाह रहा है, आपने इसको ऐसे घुमा दिया, तो जो वर्क डन करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। तो वहां थीटा टू की वैल्यू थीटा, ये वैल्यू पुट कर देंगे, पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा पीई 0 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 शून्य होता है, और ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, जिसे U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा या इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई बोलते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आता है इसकी चर्चा हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो आइए इसका डेरिवेशन में करके दिखाता हूं, जिससे आपको एक अच्छी बात समझ में आए। तो ये उसका डेरिवेशन है, बहुत ही सरल। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक ही लाइन से मैं दिखा दे रहा हूं डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक डायपोल रखा था बेटा, मैं डायपोल रख देता हूं, ऐसे एक डायपोल रख दिया, प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू चार्ज इधर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एक फोर्स लगेगा F, जो कि प्लस क्यू ई होगा, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, और माइनस उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में एक फोर्स लगेगा क्यू ई, डायरेक्शन तो ऑलरेडी ले ली है, क्यू ई इधर, माइनस का मतलब तो डायरेक्शन इधर, तो इधर और इधर ये टॉर्क लग रहा है। इसका P का डायरेक्शन किधर है? तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसका डायपोल मोमेंट है, और इसका टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितना है? हम और आप इसको 2a मानते आए हैं, तो 2a ले लेते हैं। अब आपको ये मालूम था, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं डायपोल पे, तो नेट फोर्स कितना है इसका? शून्य। तो इसका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, या आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, अगर दो इक्वल फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क फॉर्मेशन कर देते हैं, क्लास 11 में सीखा है। तो टॉर्क क्या करता है? उसको रोटेट करने की कोशिश करता है, तो यहां टॉर्क बन जाएगा जो इसको इस डायपोल को घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे। वो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम टॉर्क समझें तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, दो जो फोर्सेस हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां टॉर्क टाउ फोर्स कितना हुआ बेटा जी? फोर्स है क्यू ई, दोनों इक्वल फोर्सेस है, कोई समस्या नहीं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये एंगल आप देख पा रहे हैं, दिस इज थीटा, जो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहा है। अब यहां से हमने एक डॉटेड लाइन बनाई, अगर ये थीटा है तो दिस एंगल आल्सो थीटा, ये दोनों तो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल पैरेलल हैं। ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 2a है और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a साइन थीटा। साइन थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से परपेंडिकुलर हमें यही डिस्टेंस निकालनी थी, एबीसीडी नाम चाहे तो रख लें, वरना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई? साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूज 2a था, तो 2a साइन थीटा। बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसके बीच की डिस्टेंस बेटा क्या रही? 2a साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि जो P होता है वो 2QA के बराबर होता है, तो इस Q को ले लो और उस 2A को ले लो, तो हम टाउ को क्या लिख सकते हैं? PE साइन थीटा, क्योंकि जो P होता है वो 2AQ के बराबर होता है। तो इसकी हेल्प लेके हमने यहां लग दिया P साइन थीटा।
इससे में क्या जानकारी मिली? जानकारी ये मिली कि जो टाउ है, टॉर्क, वो थीटा पे डिपेंडेंट है। इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि अगर हमारा ये डायपोल ऐसे है तो इस पे घुमाने वाला टॉर्क कुछ और है, और जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा या थोड़ा सा पीछे बढ़ेगा तो थीटा बदल जाएगा, तो टॉर्क बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहां है ऐसे करोगे थीटा चेंज, टॉर्क चेंज, जरा सा ऐसे चेंज करोगे थीटा चेंज, टॉर्क चेंज। इसका मतलब है जब हम इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, घुमाने में किया गया वर्क डन, तो वहां पर टॉर्क सेम नहीं बना रहेगा, क्योंकि थीटा बदलने से टॉर्क बदल रहा है। तो हमको यहां कैलकुलस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वरना टॉर्क का फॉर्मूला आपने बचपन 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और जो पढ़ा है वो रोटेटरी मोशन में क्या होता था, वर्क डन W इज इक्वल टू टॉर्क इंटू टाउ लिख देते हैं, इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। डी थीटा नहीं, थीटा ही लिख देते हैं। चलो, अगर हमारा टॉर्क सेम रहता, ना बदलता, तो हम टॉर्क इंटू थीटा लगा देते हैं बड़े प्रेम से। यहां तो लफड़ा है, टॉर्क इज चेंजिंग व्हेन थीटा इज चेंजिंग। तो हम कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, तो हम छोटा सा वर्क डन ले लेंगे जब हम टॉर्क को थीटा से डी थीटा घुमा रहे हैं, तो लिख दोगे टाउ इंटू डी थीटा। स्मॉल डी डब्ल्यू क्या है? स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क टाउ व्हेन रोटेटिंग थ्रू एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं डी थीटा। भाई ऐसे है, हमने डी थीटा घुमाया तो हमें काम करना पड़ा, छोटा सा काम। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू टाउ इंटू डी थीटा। अब यहां पर आप टाउ का रिलेशन पुट कर दीजिए, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हम ये पूरी रामायण चाहते हैं। पूरी रामायण का मतलब है कलर चेंज करने की इच्छा जाग उठी है। पूरा वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 ले जाना चाहते हैं, तो वर्क डन क्या रहा? इसको इंटीग्रेट कर दिया, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, पी ई साइन थीटा डी थीटा। कोई समस्या की बात नहीं है। पी ई कांस्टेंट है, पी डायपोल मोमेंट है, डायपोल तो वही है, वो थोड़ी बदल रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी नहीं बदल रहा है। तो मैंने पी ई बाहर निकाल लिया, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो पी ई लिखा और माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 तक हम चले गए बड़े प्यार से, कोई समस्या की बात नहीं। एक स्टेप और आगे बेटा जी जाते हैं, यानी वर्क डन हमारा कितना आ गया, वैल्यू पुट कर दो। तो ये रहा पी ई, पहले आप कॉस थीटा 2 पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2 आ जाएगा, और फिर समझ पा रहे होंगे माइनस कॉस थीटा 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 अगेंस्ट द टॉर्क घुमाने के लिए। बात समझ में आ गई होगी। कई किताबों में माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, मैं इसको लिख देता हूं, कौन सी किताब है मुझे नहीं मालूम, माइनस बाहर ले लो। तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 पहले, कॉस थीटा 1 बाद में, ऐसे भी कई किताबों में लिखा रहता है। तो कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। और इसी को ये फॉर्मूला, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, चलो एक बार, जब इतनी बात हो रही है। तो u की वैल्यू क्या हो गई, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, या फिर ये माइनस की बात कर लो, पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपका फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखिए। इस पे आपको इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सवाल भी आ सकते हैं। अब यहां पर एक काम हो गया, अब इसी में काफी नीचे आ गए हैं, अगली स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अगली स्लाइड यहां लिखता हूं, पहले मैं जो फॉर्मूला पीछे लिखा था उसको लिख देता हूं। तो हमारा जो वर्क डन आया था, या यू जो आया था,
वो था पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहां पर अगर हम सपोज कर ले, या इनिशियली इफ इनिशियली हमारा जो थीटा 1 है वो 90 डिग्री हो जाए इनिशियली, तो उस समय थीटा 90 डिग्री ले लिया, और 90 डिग्री पे भी हम पोटेंशियल को, एनर्जी को शून्य मानते हैं। और कहां से कहां रोटेट किया, लिख सकते हैं देन ब्रॉट टू सम ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा with the field इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब। तो यहां पे थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, वो थीटा हमने ले लिया। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर बेटा। तो अब u कितना रहा, पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 जीरो होता है, पीई कॉस जीरो कह रहा हूं, टोटल जीरो माइनस कॉस थीटा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई U, वो कितनी आ गई, माइनस पीई कॉस थीटा, वहां से दिख रहा है आपको। और इसी को नॉर्मली हम क्या लिख लेते हैं, माइनस पी डॉट ई। तो इसको भी आप पकड़ के याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये क्या है, डायपोल की रोटेट नहीं किया, कहीं डायपोल रखा है किसी एंगल थीटा पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर एक डायपोल हमने ऐसे रखा है जो एंगल थीटा बना रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है। यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी एनर्जी शून्य मानी है, आई है शून्य मान लेते हैं। वैसे भी इसको क्वालिटेटिवली देखें तो भी हम शून्य कहते हैं, क्यों, क्योंकि अगर किसी को इंफिनिटी से ला रहे हो, ये तो Q प्लस Q और यहां तक लाने में माइनस Q, काफी छोटा डिस्टेंस है। वो जो हम ला रहे होते हैं, डायपोल तो छोटा होता है, वो लगभग दोनों में वर्क डन सेम आ जाता है। तो हम इस ओरिएंटेशन को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है डायपोल को, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी U या वर्क डन शून्य मान लेते हैं। बात समझ में आई ना, कि इंफिनिटी से ये लाके पहुंचे यहां, और इसी के परपेंडिकुलर इंफिनिटी से लाके पहुंचे यहां। अभी दोनों एक ही लाइन में है, काफी छोटा डिस्टेंस है, एक ही ओरिएंटेशन में, तो इसको मान लेते हैं सेम पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। तो ये थोड़ा कन्विंसिंग पॉइंट हो जाता है। इस तरह ये मान लिया गया है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और डायपोल के केस में जब खड़ा डायपोल है, खड़ा का मतलब डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल 90 डिग्री है, उस समय हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल शून्य है। बात पकड़िएगा, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, और ये इन जनरल बात हो जाती है। अब इससे जो आपके सवाल बनते हैं, तीन बड़े इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं कि कब हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल है और अनस्टेबल है। तो इस बात को देखते हुए ये आप नोट कर लें, थोड़ा सा बात छूटे ना, बाकी तसल्ली से सारी बात समझ में आए तो पढ़ने पढ़ाने का मजा आएगा। तो ये देखिए, यहां से काम शुरू हुआ था अपना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का डेरिवेशन मैंने कर दिया आपको, बहुत ही प्यार से समझाते हुए, अब पूरी चीज बताते हुए जो आपको आगे तक काम देगी। तो ये आप इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा जी। एक कदम और आगे चलते हैं, ये देखिए उसी का दूसरा पार्ट था, इसको भी हट जाता हूं, ये आप नोट कर सकते हैं, वरना तो आपको PDF अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। खैर, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। यहां पर देखिए स्पेशल केसेस कुछ हैं। पहले मैं आपको ये थोड़ा समझा देता हूं, जब इतना हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अनस्टेबल, कई बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो देखिए, एक डायग्राम कुछ मैं ऐसा बना लेता हूं, ये एक बॉल हमारी यहां रखी है, एक बॉल यहां रखी है, और एक बॉल यहां रखी है। अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, अपनी जगह से घुमाएं, तो ये गिर जाएगी, लेकिन अभी रुकी हुई है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अभी ये रुका है लेकिन जरा सा डिस्प्लेस कर देंगे अपनी मीन पोजीशन की, मीन पोजीशन जहां पर है मीन पोजीशन से, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा बड़बड़ा के। इसकी कहानी क्या है, इसको अगर अपनी जगह से थोड़ा आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस यहीं आ जाएगा, जहां था वापस आ जाएगा। तो जिस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें वापस मीन पोजीशन पे आना चाहे, वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गए। ये जो है इसको अगर थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करेंगे तो जहां इसको पहुंचा देंगे वहीं रुक जाएगा, समतल जगह है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि आपने किसी भी चीज को खिसकाया, वो जहां खिसकाया वहीं पड़ी हुई है। तो ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये बात इसलिए कि कई बच्चों को ये सब क्लियर नहीं होता है, तो मेरा बताना आवश्यक है। कोई फिजिक्स में कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो ये बात पकड़ के रखिए कि इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एनर्जी मिनिमम होगी, कब, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और जब ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, और वो तो बीच का केस है। इससे आपको आइडिया मिल गया। अब मैं जो बात करूंगा वो पकड़ पाएंगे अच्छी तरीके से, और उसको भी समझाऊंगा मैं आपको। यहां पर देखिए लिखा है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में जब थीटा 0 होता है, थीटा 0 होने का मतलब क्या है, P और E का एक ही डायरेक्शन है। मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो यहां पर आ जाता हूं, पहला केस जब हमारा थीटा 0 था, उस समय P मतलब डाइपोल जो ऐसे है, प्लस Q माइनस Q, P का डायरेक्शन किधर है, देखिए इधर है, माइनस Q से प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। तो दोनों के बीच एंगल 0 हो गया। तो अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये फट से, क्योंकि फोर्स तो इधर लग रहा प्लस पे, माइनस पे इधर, तो इसको अगर हमने ऐसे घुमाया तो इस पे फोर्स उधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, फट से घूम जाएगा। तो ये कौन सी सिचुएशन है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किए हैं लेकिन ये वापस मीन पोजीशन पे आ गई, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पकड़ में आई बात। तो ये क्या हो गया, इस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी गणना कर लेते हैं, यहां पर की हुई है। ये देखिए U है माइनस पी कॉस थीटा, थीटा 0 रख दिया तो माइनस पीई, और माइनस पी क्या है, मिनिमम, मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी इसकी। तो आपको बताया था कि जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो यहां पे लिख लीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम पीई, और मिनिमम पीई है कितनी, माइनस पीई के बराबर। पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी, 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, फाड़ू पढ़ाई। आगे देखते हैं बेटा, दूसरी बात देखते हैं, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। सो अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें, ये मैंने समझा चुका हूं, फिर भी आपको दोबारा बताने की कोशिश, जैसे कि कोई भी चीज हम लोग छोड़े ना। अगर हम थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं, कहने का मतलब डाइपोल ऐसे रख दीजिए, प्लस Q माइनस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड P का डायरेक्शन कैसे है, डाइपोल मोमेंट का इस तरफ, माइनस Q, उल्टा बना दिया मैं, इसको माइनस Q करता हूं, इसको प्लस Q। तो P का डायरेक्शन माइनस से प्लस Q, एंगल 90 डिग्री। तो यहां थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो आप जानते ही हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। हमने आपको समझाया भी था, थीटा 90 तो U इक्वल टू माइनस पी कॉस 90, एंड दिस इज 0 डिग्री। तो जब डाइपोल परपेंडिकुलर रहेगा तो ये 90 डिग्री की सिचुएशन है, डाइपोल इज 0, ठीक। ये सब इसमें लिखा हुआ है। फिर पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब थीटा 180 डिग्री। अब थीटा 180 का मतलब क्या है, यहां आ जाओ, तीसरा केस ले रहे हैं, जब थीटा हमारा 180 डिग्री है तो डाइपोल मोमेंट माइनस Q प्लस Q। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
दोनों में डायरेक्शन, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इधर, तो थीटा कितना है 180 डिग्री। और 180 डिग्री होने पे जब हम डायपोल को घुमाएंगे तो ये पूरा घूम जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, पीई मैक्स, अभी हम देखेंगे, वैल्यू आ जाएगी प्लस ई पीई के बराबर, थीटा 180 रखने पर। तो यहां आपने देखा कि हमने थीटा की वैल्यू 180 रखी, तो u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 180 प्लस पी है, कॉस 180 होता है -1, तो -1 माइनस मिलके प्लस पी हो गया। तो हम ये यहां से जान पाए कि thus the potential energy of a dipole is maximum when its dipole moment is anti-parallel to the external field. This is the position of unstable equilibrium. क्योंकि समझ में आ गई होगी बात, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल है भी क्यों? क्योंकि इस डायपोल को अगर आप थोड़ा सा सपोज ऐसे कर दिया तो इस माइनस वाले पे फोर्स इधर लगा, प्लस वाले पे इधर, तो ये पूरा घूम जाएगा, थोड़ा सा घुमाए अपने आप घूम जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं यहाँ पर पीछे आके आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये कहानी क्या है, जिसे आप इसको नोट भी कर सकें, फिर बाकी चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसकी चर्चा कर थोड़ा नीचे कर लेता हूं जिससे कि बात पूरी पकड़ सकें। इसको भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट या जो भी फंडा है आ गया सारा, हटाने की जरूरत नहीं है। अब अगला कदम चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जैसे बात पकड़ में आ जाए हमारे। तो येलो कलर ले लेता हूं, लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता रहता है बोर्ड में। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आर रिलीज टुवर्ड्स ईच अदर। यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दोनों एक दूसरे की तरफ छोड़ दिए गए हैं और उनका वेलोसिटी सेम है +6, और यहां भी v की वैल्यू 6 ही है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा जब ये छोड़े जाएंगे तो रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आएंगे, लेकिन इनके अंदर रिपल्शन होता है। तो एक ऐसी जगह आएगी जब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा और इससे ज्यादा पास नहीं जा पाएगा ड्यू टू रिपल्शन। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, और उस क्लोजेस्ट अप्रोच को मैं मान रहा हूं R0, तो इसको मैं कह देता हूं R0। यही शायद निकालना है, व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हो गई ऑफ अप्रोच बिटवीन देम। बात समझ में आई? अब ये एनर्जी कंजर्वेशन से बड़े प्यार से इसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी दोनों की थी वो कितनी थी, ½ mv² प्लस ½ mv²। इसकी भी इतनी, इसकी भी इतनी, बात समझ में आई होगी। और फिर जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, केवल क्या बची, पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R0, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ये आपकी हो गई ½ mv² प्लस ½ mv², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। यहां जब पहुंचे तो एक क्षण के लिए रुक जाएंगे दोनों, तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इस समय जब हम E और E लिए हैं ना, तो ये समझ सकते हैं इनकी दूरी ज्यादा है, तो इसकी इस समय जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट करके नहीं चल रहे हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई इनके बीच में कोई डिस्टेंस इस समय मान लीजिए R डिस्टेंस है, तो इनके बीच में भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेके चल रहे हैं। तो यहां पर पूरी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती हुई दिख रही है, तो ये बात हमने यहां पर लिखी है। इस समय समझ पा रहे हैं ना, वरना आप यहां पर एक टर्म और जोड़ते
कि इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कुछ, वो अगर जोड़ देंगे तो हम सवाल निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी नहीं दे रखी है। अगर दूरी दी होती कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पर एक टर्म और जोड़ना पड़ता, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनकी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वो नहीं दी है तो इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हैं, उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी शून्य है। बात पकड़ पाए होंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा mv², आधा आधा मिलके एक हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन R0। R0 निकालने गए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन mv², इसी से निकाल लिया। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, फिर v² 10⁻6 का स्क्वायर। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.53 × 10⁻10 मीटर। दिस इज योर आंसर। ये सवाल इस तरीके से आप कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, अगला न्यूमेरिकल फिर देखते हैं। बात आप पूरी तरह मैंने समझाया है, आप समझ पाए होंगे क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर बोला कि मैं ग्रीन कलर लेता हूं, नहीं इसके ऊपर दिखेगा ही नहीं पीला। 3 point charges +q, 2+q and -3q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC। शुरू में देखिए जो ABC है, +q यहां रखा है, +2q यहां रखा है, और -3q बेटा यहां रखा हुआ है। तीनों बड़े प्रेम से रखे, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कर रहे हैं, फिगर बता दिए। साइड इसकी L है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की, वो तीसरा भी L है, समझ रहे हैं आप। If these charges are displaced to the mid points A1, B1, C1, फिर इनको क्या किया गया है कि इस वाली लेंथ से मिड पॉइंट पर आ गए, इस वाले पे यहां मिड पॉइंट पर आ गए, और इन दोनों के मिड पॉइंट पे तीसरे चार्ज को हमने डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये चार्ज इधर पहुंच गया, ये चार्ज इधर पहुंच गया, ये चार्ज इधर पहुंच गया। ऐसे समझ लीजिए आप, बात पकड़ में आ गई। अब ये पूछ रहा है कितना वर्क डन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्जेस टू द न्यू लोकेशन। यानी इसको शिफ्ट करके जब यहां बैठाए हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ा। तो हम क्या चालाकी करेंगे कि सीधे वर्क डन ना निकाल के इस समय का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये यहां रख दिए गए हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ले लेंगे। जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही हमको वर्क डन करना पड़ेगा। इस तरह से हम इसका एल्गोरिदम बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हमें ये मालूम है कि A1 B1 की बात कर लेते हैं। पहले इसका आधे वाले की, A1 B1 और B1 C1, और फिर क्या रहा, A1 C1। इसकी डिस्टेंस क्या रहा, AB/2 विच इज L/2। ये डिस्टेंस की बात की है। आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, जब इसको मिड पॉइंट पे लाते हैं तो ये डिस्टेंस इस बेस की आधी, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में शायद पढ़ी थी कि ये दोनों मिड, ये इसका आधा हो जाएगा और ये जो है इसका आधा हो जाएगा और ये इसका आधा हो जाएगा। याद हो अगर मैथमेटिक्स में, तो जब मिड पॉइंट पे लेके आते हैं तो इसके डिस्टेंस का ये L/2, वही लिखा है L/2 हो गया। बात पकड़ में आ गई। अब इनिशियल पी की बात कर लेते हैं बेटा। तो इनिशियल PE, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो UI क्या रहा हमारा, इस समय जो ABC पर है वो इनिशियल है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन। फिर जोड़े बनाएंगे सबके, तो Q × 2Q, AB का जोड़ा बनाते हैं, तो Q × 2Q, बीच का लेंथ था L। फिर 2Q और -3Q का जोड़ा बना लीजिए, इनके बीच का भी है L। फिर -3Q और Q के बीच का जोड़ा बना लीजिए, ये आप कुछ जोड़े बनाने की प्रक्रिया है। इसको जब जोड़े जाड़ेंगे बहुत ही प्रेम पूर्वक, तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
7q² अपॉन L। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको जोड़ लीजिए, बड़े प्रेम से निकल आएगी। माइनस ये है 3 माइनस का, 6 माइनस का और 2, इसलिए ये वैल्यू आपकी दिखाई पड़ रही है। वैल्यू ये माइनस के साथ मिलेगी बेटा, तो इक्वल टू ये माइनस के साथ मिली, ये देखिए माइनस बड़ा है तो माइनस के साथ आ गई। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी व्हाइट कलर से ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यू फाइनल। यू फाइनल का मतलब है जब A1 B1 C1 पे चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0। जोड़े फिर वही, जोड़े तो वही रहेंगे, तो Q इंटू 2Q, डिस्टेंस हो गया L/2, फिर 2Q इंटू -3Q, पेयर बना रहे हैं सबका, L/2, अब फिर Q इंटू -3Q, डिस्टेंस L/2। तो यहां पर फाइनल एनर्जी देखिए क्या मिलेगी, फाइनल मिलेगी L/2 है 2, बाकी सब तो सेम ही है पहले जैसा, तो इसकी डबल हो जाएगी 14, तो वैल्यू हो गई -1/4πε0 14q² अपॉन L। दिस इज फाइनल। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं, जो कि वर्क डन हमारा क्या रहा, तो वर्क डन हमारा रहा U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो घटा हमारी है 1 अपॉन माइनस के साथ 1/4πε0 14q² अपॉन L, माइनस के साथ एक और माइनस 1/4πε0 7q² अपॉन L। अब इसको जब ये प्लस हो जाएगा, देखिए घटेगा, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1/4πε0 7q² अपॉन L। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे किया मैंने आपको करके दिखाया है। तो ये सवाल मैं ऊपर से दिखा देता हूँ जैसे कि आप इसको कर पाएं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ तक लेके आए और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है ये बात पकड़ में आई होगी। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे इसको नोट डाउन कर लें आप। ये रही नोट डाउन करने की बात। और एक सवाल और लेते हैं इसका हम लोग, जैसे पूरी बात कंप्लीट हो रह ना जाए। बहुत आसानी से कर सकते हैं, एकदम सुपर क्लैरिटी आपको मिल रहा है। ऐसा लेक्चर अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो बड़े बड़े संस्थानों में, इंस्टीट्यूट्स में आपको बेसिक से लेके टॉप तक ऐसा नहीं बात करेंगे। मैं पूरी मेहनत से आपके लिए काम कर रहा हूं जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाए। कोई भी बच्चा है, शहर में है, गांव में है, उसको अच्छी चीज मिले और अपना जीवन बना सके। खैर, an electric dipole of length 4 centimeter when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experiences a torque 4√3. Calculate the magnitude of the electric field. तो देखिए यहां पर हम पहले डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क में टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा आएगा, उसलिए हमको चाहिए, देखिए मैं दिखाता हूं, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो देखिए टॉर्क जो होगा उसकी वैल्यू आप लिखेंगे पी साइन थीटा। तो आपको टॉर्क देखिए दे रखा है, पी नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है। तो यहां पर अगर आप पी निकालने चाहेंगे तो Q इंटू 2A होता है पी। चार्ज हो गया, कहीं लिखा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ तो दे रखी है 4 सेंटीमीटर और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये लास्ट में देखा, द डायपोल एज ए चार्ज +-8 नैनो कूलम। तो नैनो कूलम का मतलब है 8 इंटू 10 की पावर -9 चार्ज हो गया। और 2A, तो 2A का मतलब है 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, 0.04 मीटर के अंदर। तो ये वैल्यू आ गई 0 8 चौक 32, 0.32 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहां पर अगर आप इससे E निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या लिखेंगे, टॉर्क अपॉन पी साइन थीटा।
टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 4√3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर दे रखी है। पी हमने निकाला है 0.32 इंटू 10 की पावर -9 और साथ में साइन 60 डिग्री 60 एंगल बन रहा था, ये साइन 60 क्या वैल्यू रही 4√3 इंटू 10 की पावर 9, ये √3/2 है तो 2 ऊपर कर दीजिए, √3 नीचे इंटू √3 और ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे एग्जामिनेशन में खूब सवाल आते हैं, एकदम टॉप मोस्ट सवाल मैंने आपको कराए हैं। दूसरा पार्ट इसका बच जाता है, उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल क्या रहती है, U इज इक्वल टू -PE साइन कॉस थीटा, -PE कॉस थीटा, तो -0.32 इंटू 10 की पावर -9 इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि था E कितना था बेटा, निकाला है 2.5 वो इंटू 10 की पावर 10 इंटू कॉस 60 डिग्री, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4 जूल ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके न्यूमेरिकल भी, मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। जबरदस्त लेक्चर, हर चीज का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, कोई चीज मिस नहीं। ये ऐसा लेक्चर है कि आप बोर्ड में तो टॉप कर ही जाएंगे, भविष्य में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, उसके लिए इतना माल इसमें है कि कहीं भी आपके कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।